नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम होने वाला है उसके मॉडल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये 10वें क्रम का मॉडल पेपर है। इससे पहले मैंने 9 मॉडल पेपर को भी सॉल्व करा दिया है, तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखिएगा, निश्चित ही आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका साइंस से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छत्तीसगढ़ जीएस से 20 क्वेश्चन और आपका इंडियन जियोग्राफी से 20 क्वेश्चन। उसी को ध्यान में रखते हुए इन सभी आपका क्लासेस को बनाया जा रहा है, तो निश्चित ही आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। निश्चित ही इसको आप लोग देख कर जाइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है? आपको बताना है इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है। ऑप्शन है पहला सेल्सियस, दूसरा जूल, तीसरा केल्विन और चौथा फ़ारेनहाइट। बताना है जी, इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल। आप सभी को पता होगा ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है ना। और इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या होता है, तो ऊर्जा की इकाई क्या होता है? जूल होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी केल्विन तो पता होगा उष्मागतिकीय तापमान की इकाई है। ठीक है, केल्विन किसकी इकाई है? उष्मागतिकीय तापमान की इकाई है। ठीक है, उष्मागतिकीय तापमान की इकाई क्या है? आपका केल्विन है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो सेल्सियस क्या है, तो याद रखना है जो सेल्सियस है ना, ये आपका तापमान के लिए व्युत्पन्न इकाई है। याद रखना है जो सेल्सियस है ये आपका तापमान के लिए आपका व्युत्पन्न इकाई है। कैसा इकाई है? व्युत्पन्न इकाई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, व्युत्पन्न, पुनः लिख दे रहा हूँ, व्युत्पन्न इकाई है। तापमान के लिए व्युत्पन्न इकाई कौन सा है? आपका सेल्सियस है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फ़ारेनहाइट के बारे में क्या ध्यान रखना है कि पानी के हिमांक और क्वथनांक के आधार पर तापमान मापने का एक पैमाना है। ठीक है, फ़ारेनहाइट क्या है? तो पानी के हिमांक और क्वथनांक के आधार पर, पानी के हिमांक और क्वथनांक के आधार पर, क्वथनांक के आधार पर तापमान मापने का एक पैमाना है। ठीक है जी, तापमान मापने का क्या है? तापमान मापने का एक पैमाना है। ठीक है, एक पैमाना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है? इसका सही आंसर आपका जूल हो जाएगा। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया केल्विन किसकी इकाई है, तो उष्मागतिकीय तापमान की इकाई है। सेल्सियस किसकी इकाई है, तो तापमान के लिए व्युत्पन्न इकाई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फ़ारेनहाइट के बारे में ध्यान रखना है कि पानी के हिमांक और क्वथनांक के आधार पर तापमान मापने का एक पैमाना है। क्या चीज़? आपका फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है? इसका सही आंसर आपका जूल हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? आपका ऊर्जा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? बल, संवेग, द्रव्यमान या कोणीय वेग। सबसे पहले ध्यान रखो आपका अदिश राशि क्या होता है और सदिश राशि क्या होता है। ठीक है, एक होता है आपका अदिश राशि और एक होता है जी आपका सदिश राशि। ठीक है, एक अदिश राशि और एक आपका सदिश राशि। देखिए, अदिश मतलब नहीं और दिश मतलब दिशा। ठीक है, तो ऐसी राशियां जिसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। ऐसी राशियां जिसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। ठीक है, केवल परिमाण होता है, वो क्या कहलाता है? आपका अदिश राशि कहलाता है। ठीक है, अदिश राशि में ऐसी राशियां होती हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। क्या नहीं होता? दिशा नहीं होता। नाम समझ में आ रहा है, अदिशा मतलब जिसमें दिशा नहीं होगा। तो वे राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, अदिश राशि कहलाता है। और सदिश राशि किसे कहते हैं? तो वे राशियां जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, जिसमें दिशा के साथ साथ आपका परिमाण भी होता है। ठीक है, जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है वो आपका सदिश राशि कहलाता है। ठीक है, आगे समझ में देखो, अदिश राशि मतलब ऐसी राशियां जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशि कहलाता है। और ऐसी राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, सदिश राशि कहलाता है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि है? आपको बताना है। बल, संवेग, द्रव्यमान या कोणीय वेग। बल तो एक आपका सदिश राशि है, द्रव्यमान भी आपका एक सदिश राशि है। ठीक है, सॉरी, संवेग भी आपका सदिश राशि है। ये जो आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या है? आपका एक अदिश राशि है। ठीक है, द्रव्यमान क्या है? आपका अदिश राशि है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बल आपका सदिश राशि है। ठीक है, संवेग भी आपका सदिश राशि है, कोणीय वेग भी क्या है? आपका सदिश राशि है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और याद रखिएगा सदिश राशि, मैं सदिश राशि का एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखो, सदिश राशि के एग्जाम्पल आपको याद रखना है। सबसे पहले आपका वेग हो जाएगा, वेग के बाद आपका विस्थापन
विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन के बाद आपका त्वरण हो जाएगा, त्वरण के बाद आपका बल हो जाएगा, बल के बाद आपका संवेग हो जाएगा, संवेग के बाद आपका कोणीय वेग हो जाएगा। ये सब ना, ये सब आपका कौन सी राशि है? सदिश राशि, मतलब ऐसी राशि जिसमें आपका परिमाण के साथ साथ दिशा होता है, सदिश राशि कहलाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, कोणीय वेग, ये सब क्या आपका, ये सब आपका जी सदिश राशि हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर अदिश राशि पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है अदिश राशि कौन कौन सी है। द्रव्यमान हो जाएगा, है ना, द्रव्यमान हो जाएगा आपका, गति हो जाएगा आपका, दूरी हो जाएगा आपका, समय हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब आपका अदिश राशि है जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। ये सब क्या कहलाता है? आपका अदिश राशि कहलाता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल बताऊं तो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, जैसे कि क्षेत्रफल भी हो जाएगा, क्षेत्रफल के बाद आपका आयतन हो जाएगा। ये सब आपका अदिश राशि के उदाहरण है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? इसका सही आंसर द्रव्यमान, बाकी बल, संवेग और कोणीय वेग आपका एक सदिश राशि है। और मैंने बता दिया अदिश राशि किसे कहेंगे, तो वे राशियां जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशि कहलाता है। और ऐसी राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, सदिश राशियां कहलाता है, ठीक है। तो कौन सा एक अदिश राशि है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका द्रव्यमान हो जाएगा। याद रखिएगा सदिश राशि में कौन कौन सी राशि आ जाएगा? वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, कोणीय वेग, ये सब आपका सदिश राशि है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो आपका विस्थापन को पूछा जाता है कि विस्थापन कौन सी राशि है करके, ठीक है। सबको याद रखना है। अदिश राशि मैंने बता दिया द्रव्यमान, गति, दूरी, समय, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब क्या है आपका अदिश राशि में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में विद्युत प्रतिरोध की इकाई को क्या कहा जाता है? जबरदस्त प्रश्न है। मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में विद्युत प्रतिरोध की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट, वोल्ट, एम्पियर या ओम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसको आपको आंसर बताना है इसका कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक बार पुनः पढ़ दे रहा हूँ। मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में विद्युत प्रतिरोध की इकाई को क्या कहा जाता है? चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका सही आंसर आपका ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ओम हो जाएगा, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध किसी पदार्थ की ऐसी विशेषता होती है जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कर देता है? धीमा कर देता है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि विद्युत प्रतिरोध किसी पदार्थ की ऐसी विशेषता होती है जो उसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धीमा कर देता है। तो मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में विद्युत प्रतिरोध की इकाई को क्या कहा जाता है? तो आपका ओम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका ओम कहा जाता है, ठीक है। और याद रखना जो आपका प्रतिरोध है, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध है, विद्युत प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित किया जाता है? आपका आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आपका आर से, ठीक है। और इसकी आपका इकाई क्या होता है? तो इसकी इकाई क्या होता है जी? आपका ओम होता है। क्या होता है इसकी इकाई? ओम। इसीलिए इसका सही आंसर हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो जो वाट है, वाट किसकी इकाई है? तो आपका शक्ति की इकाई है। वाट किसकी इकाई है? आपका शक्ति की इकाई है। एम्पियर के बारे में तो पता ही होगा सबको कि एम्पियर आपका विद्युत धारा, एम्पियर आपका विद्युत धारा की इकाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वोल्ट के बारे में ध्यान रखना है कि जो वोल्ट है ना, ये आपका विद्युत विभव, मैं लिख दे रहा हूँ, देखो विद्युत विभव हो जाएगा, ठीक है। और आपका विभवांतर हो जाएगा, विद्युत विभव। उसके बाद आपका याद रखना है विभवांतर याद रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है विद्युत वाहक बल, ठीक है। विद्युत वाहक बल, इन सब के लिए क्या है? व्युत्पन्न इकाई है। इन सब के लिए क्या है? आपका व्युत्पन्न इकाई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन सब के लिए व्युत्पन्न इकाई है। तो देखो हमारा क्वेश्चन था मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में विद्युत प्रतिरोध की इकाई को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर आपका ओम हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि वाट किसकी इकाई है? तो शक्ति का, ठीक है। वो आप उसके बाद एम्पियर किसकी इकाई है? तो आपका विद्युत धारा का, है ना। और आपका जो वोल्ट है ये विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल का व्युत्पन्न इकाई है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आपका ओम, है ना। और मैंने बताया आपका प्रतिरोध किसे कहेंगे? तो आपका विद्युत प्रतिरोध किसी पदार्थ की ऐसी विशेषता होती है जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह को धीमा कर देता है ना। जो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कर देता है? धीमा कर देता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन हो जाएगा, ओम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति का सही मात्रक क्या है? आपको बताना है आवृत्ति का सही मात्रक ओम, हर्ट्ज, है ना। ये आपको हर्ट्ज है, ओम, हर्ट्ज। उसके बाद वोल्ट और जूल। आवृत्ति का सही मात्रक आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? चलो अभी देखिए हमने प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? अभी मैंने बताया आप लोग को कि प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है जी? ओम होता है ना। प्रतिरोध जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। किससे? आर से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है प्रतिरोध का, ठीक है। और आपका जूल किसका होता है? सभी को पता है जूल किसका होता है? आपका ऊर्जा का, ठीक है। जूल किसका होता है? ऊर्जा। ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो जूल होती है। और अभी जस्ट मैंने बताया था वोल्ट के बारे में कि वोल्ट आपका विद्युत विभव हो जाएगा। अभी जस्ट बताया था ना, विद्युत विभव हो जाएगा। उसके बाद आपका विभवांतर हो जाएगा। विभवांतर के बाद आपका विद्युत वाहक बल, विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल।
उसकी क्या होता है, व्युत्पन्न इकाई होता है। क्या होता है, व्युत्पन्न इकाई। ठीक है, याद रखना, जो वोल्ट होता है वो आपका विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, इन सबकी व्युत्पन्न इकाई होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, और आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। ठीक है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है आपका, हर्ट्ज हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, है ना। तो ऊर्जा की इकाई क्या होता है आपका, जूल होता है ना। प्रतिरोध का इकाई क्या होता है आपका, ओम होता है। और वोल्ट है वो आपका विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल का व्युत्पन्न इकाई है। और आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका हर्ट्ज होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका सही ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। होपफुली समझ में आया होगा। जितना भी चीज़ मैं बता रहा हूँ सबको याद करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है, प्रतिदीप्ति को, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व को, ज्योति फ्लक्स को या धारिता को। बताना है किसे टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व को। ठीक है, कई बार पूछा गया ना, ध्यान रखना, चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व को आपका टेस्ला नामक, किस नामक, टेस्ला, है ना, टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है। टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है। एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका सही आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, अब याद रखना किसे टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कूलम्ब प्रति सेकंड के तुल्य है, फैराडे, ओम, वोल्ट या एम्पियर। जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कूलम्ब प्रति सेकंड के तुल्य है। ऑप्शन है आपका, देखिए, फैराडे, ओम, वोल्ट और एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका एम्पियर। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो कूलम्ब प्रति सेकंड है ना, ये आपका एम्पियर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एम्पियर के। ठीक है, जो आपका कूलम्ब प्रति सेकंड है ये किसके बराबर होता है जी, आपका एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, और जो आप फैराडे देख रहे हो, तो फैराडे आपका धारिता की एसआई इकाई है। किसकी, आपका धारिता की। फैराडे आपका धारिता की एसआई इकाई है। ये आपको ध्यान रखना है। ओम के बारे में तो मैंने बता दिया था, ओम आपका प्रतिरोध की एसआई इकाई है। ठीक है, ओम है वो आपका प्रतिरोध की एसआई इकाई है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और वोल्ट के बारे में तो मैंने बता ही दिया है कि विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर और विद्युत वाहक बल का व्युत्पन्न इकाई कौन सा है, तो आपका वोल्ट है। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। तो कौन कूलम्ब प्रति सेकंड के तुल्य है, तो एम्पियर। एम्पियर आपका कूलम्ब प्रति सेकंड के बराबर होता है। चलिए अब मैं आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों के नाम बताता हूं। देखो, सबसे पहले लंबाई। लंबाई का क्या हो जाएगा आपका, मीटर। लंबाई का आपका मीटर। उसके बाद देखो द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा जी आपका, किलोग्राम। द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम। उसके बाद देखिए समय। समय का क्या हो जाएगा, समय का आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा, आप लोग को याद रखना है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा कैसे मात्रा क्या होता है आपका, मोल होता है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का क्या होता है आपका, मोल। ठीक है, उसके बाद आपका ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रा क्या होता है, तो कैंडेला। क्या होता है आपका, कैंडेला। कैंडेला। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। विद्युत धारा, अगर आपसे पूछेगा विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा कैसे मात्रा क्या होता है आपका, एम्पियर। क्या होता है आपका, एम्पियर। ठीक है, तापमान। तापमान का क्या होता है आपका, केल्विन होता है। क्या होता है आपका, केल्विन। सभी बातों को आपको याद रखना है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और तापमान का इकाई क्या होता है, तो आपको याद रखना है केल्विन होता है। तो कौन कूलम्ब प्रति सेकंड के बराबर होता है या उसके तुल्य होता है, तो एम्पियर, है ना। और याद रखना जो आपका फैराडे धारिता की एसआई इकाई है, ओम प्रतिरोध की एसआई इकाई है और वोल्ट आपका विद्युत वाहक बल, विभवांतर, है ना। और आपका वोल्ट किसका, आपका विद्युत वाहक बल, विभवांतर और विद्युत विभव के लिए क्या आपका व्युत्पन्न इकाइयाँ हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। जितना भी चीज़ मैं बता रहा हूँ याद करिए, बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आएगा तो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दाब की एक इकाई नहीं है, कौन सी दाब की इकाई नहीं है बोला जा रहा है, बार, पास्कल, वायुमंडलीय दाब या न्यूटन। देखो, बार तो दाब की इकाई होता है, पास्कल भी दाब की इकाई होता है, वायुमंडलीय दाब भी आपका दाब की इकाई होता है, लेकिन जो आपका न्यूटन होता है भैया, न्यूटन आपका बल की इकाई होता है ना। याद रखना, न्यूटन किसकी इकाई होता है, बल की इकाई होता है। ठीक है, न्यूटन किसकी इकाई होता है, बल की इकाई होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी दाब की एक इकाई नहीं है, इसका सही आंसर आपका न्यूटन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका न्यूटन बल की इकाई है ना, बार, पास्कल और वायुमंडलीय दाब ये आपका दाब की इकाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्थिर अवस्था में या एक समान वेग से गति
गतिमान होने पर पिंड का त्वरण समय आलेख क्या होता है। ये क्वेश्चन को एनटीपीसी के एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, स्थिर अवस्था में या एक समान वेग से गतिमान होने पर पिंड का त्वरण समय आलेख क्या होता है। पहला, समय अक्ष के समानांतर, दूसरा ऋणात्मक त्वरण अक्ष पर समय अक्ष के समानांतर, तीसरा किसी भी आकार का वक्र, और चौथा समय अक्ष के साथ संपाती सीधी रेखा। बताना है कि स्थिर अवस्था में एक समान वेग से गतिमान होने पर पिंड का त्वरण समय आलेख क्या होता है, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समय अक्ष के संपाती सीधी रेखा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समय अक्ष के संपाती सीधी रेखा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का गति का दूसरा नियम किसके संरक्षण के नियम की ओर ले जाता है। देखो, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं, और जड़त्व का नियम क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगा जाए। ये न्यूटन की गति का पहला नियम है, जिसको जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम आप लोग ने पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एम ए होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, ये। और तृतीय नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसके संरक्षण के नियम की ओर ले जाता है। कोणीय संवेग, ऊर्जा, द्रव्यमान या संवेग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो, न्यूटन के गति का दूसरा नियम किसके संरक्षण की ओर ले जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संवेग। क्या हो जाएगा जी आपका, संवेग। ठीक है, देखो याद रखना, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर कण पर लगने वाले बल के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, किसी भी कण के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी भी कण के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी भी कण के संवेग में परिवर्तन की दर उस कण में लगने वाले बल के बराबर होता है। ठीक है, उस कण में लगने वाले बल के बराबर होता है, उस कण में लगने वाले बल के बराबर होता है, लगने वाले बल के क्या होता है जी, बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम किसके संरक्षण के नियम की ओर ले जाता है, तो आपका संवेग। और संवेग के बारे में बता दिया कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर उस कण में लगने वाले बल के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और संवेग कौन सी राशि है, कल के डेट में आपसे पूछेगा कि संवेग कौन सी राशि है। मैंने आप लोग को बता दिया है संवेग कौन सी राशि है जी। संवेग आपका एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब ऐसी राशियाँ जिसमें दिशा के साथ साथ क्या होता है, परिमाण भी होता है, सदिश राशियाँ कहलाती है। ठीक है, तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम किसके संरक्षण के नियम की ओर ले जाता है, तो संवेग, है ना। और कण के संयोग में परिवर्तन की दर है उस कण में लगने वाले बल के बराबर होता है, ऐसा न्यूटन की गति का दूसरा नियम बोलता है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एम ए, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पहले नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं ना। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, सभी को पता होगा। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा जी, कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, आपका त्वरण होता है। क्या होता है आपका, त्वरण। ठीक है, एक सेकंड, देखो, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, आपका त्वरण कहा जाता है। ठीक है, और त्वरण भी क्या है आपका, एक सदिश राशि है। त्वरण भी क्या है आपका, एक सदिश राशि है। ठीक है, त्वरण मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय, इसी को क्या बोला जाता है, आपका त्वरण बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, और इसको ए से डिनोट करते हैं। ए इज इक्वल टू आपका वी माइनस यू बाई टी हो जाता है। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी, वेग में परिवर्तन की दर बटा समय, यही क्या कहलाता है आपका त्वरण। तो प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, आपका त्वरण कहा जाता है, जो कि सदिश राशि है। ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है। पहला, एक क्षेत्र रक्षक गेंद को लपकते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। दूसरा, फुटबॉल को किक मारते समय खिलाड़ी से टकरा जाना और चोट लगना। तीसरा, जैसे ही नाविक आगे की दिशा में कूदता है नाव पीछे की ओर चलती है। चौथा, बंदूक की गोली और पीछे हटने पर आगे की ताकत। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना है, पढ़ के बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, देखो आपका
फुटबॉल को किक मारते समय खिलाड़ी को टकरा जाना और चोट लगना, ये तो आपका न्यूटन के गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग है। ठीक है, जैसे ही नाविक आगे की दिशा में कूदता है नाव पीछे की ओर चली जाती है, ये भी आपका न्यूटन के गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग है। बंदूक की गोली और पीछे हटने पर एक आगे की ताकत, ये भी आपका न्यूटन के गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग है। लेकिन पहला देखो, एक क्षेत्र रक्षक गेंद को लपकते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, ये आपका क्या है, ये है ना, ये आपका न्यूटन के गति के दूसरे नियम का अनुप्रयोग है। ठीक है, ये आपका न्यूटन के गति के दूसरे नियम का अनुप्रयोग है। दूसरे नियम का, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का क्या है जी, आपका अनुप्रयोग है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो एक क्षेत्र रक्षक गेंद को लपकते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, ये न्यूटन की गति के दूसरे नियम का अनुप्रयोग है। जबकि आपका फुटबॉल को किक मारते समय खिलाड़ी से टकरा जाना और चोट लगना, ये आपका तृतीय नियम का अनुप्रयोग है। जैसे ही नाविक आगे की दिशा में कूदता है नाव पीछे की ओर चलती है, ये भी आपका तृतीय नियम का अनुप्रयोग है। और बंदूक की गोली और पीछे हटने पर एक आगे की ताकत, ये भी न्यूटन के तृतीय नियम का अनुप्रयोग है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और तृतीय नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है, तो पहला वाला, एक क्षेत्र रक्षक गेंद को लपकते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, जो कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम का अनुप्रयोग है। आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते चले, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम, न्यूटन का तीसरा नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आपका ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, ऐसा बोलता है ऊर्जा का संरक्षण का नियम, है ना। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या बोलता है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट है ना आपका न्यूटन के गति के तीसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, जड़त्व का नियम क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगा जाए। इसे न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व के नियम से नाम से जानते हैं, है ना। न्यूटन का पहला नियम वही है जिसी को आपका जड़त्व के नियम से ही जानते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर आपका न्यूटन की गति का तृतीय नियम। चलो आगे बढ़ते हैं। गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको गति के संबंध में कथन सत्य की पहचान करना है, मतलब सही कथन की पहचान करना है जी। ठीक है, सॉरी, गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब सही कथन की पहचान करना है। चलो, पहला, सभी आवर्ती गति आवश्यक रूप से सरल आवर्त है। दूसरा, सभी सरल आवर्त गतियां आवश्यक रूप से आवर्ती गति होती है। तीसरा, सरल आवर्त गति और गति की आवृत्ति के बीच कोई सह संबंध नहीं है। और चौथा, सरल आवर्त गति और आवर्ती गति के बीच संबंध गति से गुजर रही वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बताना है इसमें कि कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, गति के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी जो आवर्ती गति है वो आपका आवश्यक रूप से, सभी जो आपका ये है ना, सभी सरल आवर्त गतियां आवश्यक रूप से आवर्ती गति होती है। ये क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। सभी जो सरल आवर्त गतियां आवश्यक रूप से क्या होती है? आवर्ती गति होती है। ये हमारे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, तो गति के संबंध में कौन से कथन सही है करके पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि सभी सरल आवर्त गतियां आवश्यक रूप से क्या होती है? आपका आवर्ती गति होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन की गति के पहले नियम को किसके नाम के रूप में जाना जाता है? अभी जस्ट मैंने बताया था, न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। और जड़त्व का नियम क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, ये तो न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व के नियम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? परिभाषित नहीं किया जा सकता। शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक है, याद रखिएगा, वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है, और अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है आपका? शून्य होता है। मैंने क्या बोला कि वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। किसकी? अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। और अभिकेंद्री बल के द्वारा किया गया कार्य, याद रखना, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है जी? आपका शून्य होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो आपका शून्य होता है। इसका सही आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, है ना। मैंने बोला कि आपका वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, और अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है
है जी आपका? शून्य होता है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि शरीर का वेग 4 मीटर पर सेकंड है ना, v का वैल्यू दिया है, देखो v का वैल्यू कितना दिया है, जो वैल्यू दिया है इसको लिखना है। v का वैल्यू कितना दिया है? 4 मीटर पर सेकंड। और इसका द्रव्यमान मतलब m का वैल्यू कितना दिया है? 12 किलोग्राम। m का वैल्यू दिया है 12 किलोग्राम। देखो यदि शरीर का वेग 4 मीटर पर सेकंड है और इसका द्रव्यमान 12 किलोग्राम है, तो संवेग के बारे में बताते हैं। तो संवेग p इज इक्वल टू क्या होता है आपका? एम वी। संवेग को p से नोट करते हैं और फार्मूला होता है एम वी। एम का वैल्यू भी दिया है, v का वैल्यू भी दिया है, तो p इज इक्वल टू एम का वैल्यू कितना दिया है? 12 और v का वैल्यू दिया है आपका 4, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 48 किलोग्राम आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। 48 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है, बस ये फार्मूला पता होना चाहिए संवेग का। संवेग p इज इक्वल टू क्या होता है आपका? एम वी, जिसमें m का वैल्यू 12 kg दिया है, v का वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप आंसर निकाल लोगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? रासायनिक बल, शारीरिक बल, पेशीय बल या यांत्रिक बल? तो हमारे मसल से जो आपका बल उत्पन्न होता है उसे क्या बोला जाता है? पेशीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी उसको? पेशीय बल। ठीक है, तो मांसपेशियों की क्रिया द्वारा उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है आपका? पेशीय बल कहा जाता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। मांसपेशी को इंग्लिश में मसल्स कहा जाता है। ठीक है, और मांसपेशी में एक्टिन, मायोसिन और मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है जी, तो मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? पेशीय बल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। घर्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है और दूसरा सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। बताना है घर्षण के बारे में कौन सा सही है? लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है या दूसरा सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। पहला केवल 2, दूसरा 1 और 2, दोनों, तीसरा न तो 1 और न ही 2 और चौथा केवल 1। तो घर्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 दोनों। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें 1 और 2 दोनों आ जाएगा। और घर्षण के बारे में तो पता होगा, गति के विरुद्ध लगने वाले बल को ही आपको घर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, और घर्षण के बारे में आपको सही कथन पहचान करना था। तो लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, बिल्कुल सही है, और सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। घर्षण किसे कहते हैं? तो आपका आप सभी को पता होगा, गति के जो विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसी को घर्षण बल कहा जाता है। एक बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को हिट करता है जो फिर समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी तय करने के बाद गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी हो जाती है, क्योंकि? पहला, बल्लेबाज ने गेंद को ज़्यादा जोर से नहीं मारा। दूसरा, वेग गेंद पर लगने वाले बल को समानुपाती होता है। तीसरा, गेंद पर गति का विरोध करने वाला बल होता है। और चौथा, गेंद पर कोई असंतुलित बल नहीं है, इसलिए गेंद रुकना चाहेगी। चलो बताना है, एक बल्लेबाज है, क्रिकेट की गेंद को हिट करता है, मतलब मार दिया, जो फिर समतल जमीन पर लुढ़कती है। अब जाहिर सी बात है, बैट से आपका जब गेंद को लगेगा तो लुढ़केगा ही समतल जमीन में, और कुछ दूरी तय करने के बाद गेंद रुक जाती है। कुछ दूरी ये तय किया गेंद और कहाँ आके यहाँ पास रुक गया। ठीक है, तो गेंद रुकने के लिए धीमी हो जाती है, क्यों धीमी हो जाती है आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गेंद पर गति करने का विरोध करने वाला बल होता है। ठीक है, याद रखना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? गेंद पर गति का विरोध करने वाला बल होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है ना। याद रखना, जब गेंद है जमीन पर लुढ़कती है तो जो जमीन है गेंद पर अपनी गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगाएगी। जाहिर सी बात है, जमीन क्या करेगा? गेंद पर विपरीत दिशा में क्या लगाएगा? घर्षण बल लगाएगा। इसी कारण क्या होता है, गेंद कुछ समय बाद क्या हो जाता है? रुक जाता है ना, धीमी हो जाती है और रुक जाती है। कुछ समय तक लुढ़कने के बाद वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। मैंने क्या बोला कि गेंद पर गति का विरोध करने वाला बल होता है, इसीलिए गेंद रुकने के लिए धीमी हो जाती है। याद रखना, जब गेंद जमीन पर लुढ़कती है तो जमीन गेंद पर अपनी गति के विपरीत दिशा में क्या लगाता है? घर्षण बल लगाता है। अपनी गति के विपरीत दिशा में क्या लगाता है? घर्षण बल लगाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सड़क या रेलवे ट्रैक पर वक्रों की बैंकिंग क्या प्रदान करने के लिए की जाती है? अभिकेंद्र बल, अपकेंद्री बल, गुरुत्वाकर्षण बल या कोणीय वेग? बताना है। सड़क या रेलवे ट्रैक पर वक्रों की बैंकिंग, यहाँ पर बोला जाए वक्रों की बैंकिंग क्या प्रदान करने के लिए की जाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जबका अभिकेंद्र बल। क्या हो जाएगा? अभिकेंद्र बल। ठीक है, अभिकेंद्र बल वह बल है जो वृत्ताकार पथ में गतिमान पिंड पर क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, अभिकेंद्र बल आपका वृत्ताकार पथ पर गतिमान पिंड में क्या करता है? कार्य करता है। ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं अपकेंद्र बल का, तो अपकेंद्र बल है ना, इसको केंद्र से दूर निर्देशित किया जाता है। केंद्र से
केंद्र से दूर निर्देशित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है। अब केंद्र बल को केंद्र से दूर निर्देशित किया जाता है, ठीक है। जबकि ध्यान रखना, जबकि मैंने क्या बोला कि जो अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल वह बल है जो वृत्ताकार पथ में गतिमान पिंड पर कार्य करती है ना। यहाँ पास वक्र दिया, देखो वक्र मतलब वृत्ताकार पथ, तो वृत्ताकार पथ में कौन सा बल कार्य करेगा, अभिकेंद्र बल। लेकिन अब केंद्र बल की बात करूँ तो अब केंद्र बल को केंद्र से दूर निर्देशित किया जाता है, केंद्र से दूर निर्देशित किया जाता है, ये मैंने आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि सड़क या रेलवे ट्रैक पर वक्रों की बैंकिंग किसके द्वारा प्रदान करने के लिए की जाती है, क्या प्रदान करने के लिए की जाती है, तो इसका सही आंसर आपका अभिकेंद्र बल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब 1 लीटर जल को 4 अंश सेंटीग्रेड से 0 अंश सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा, पहले घटता है फिर बढ़ जाता है, दूसरा समान रहता है, तीसरा बढ़ता है, चौथा घटता है। जब 1 लीटर जल को 4 अंश सेंटीग्रेड से 0 अंश सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बढ़ता है, क्या होता है आपका बढ़ता है, ठीक है। जब 1 लीटर जल को 4 अंश सेंटीग्रेड से आपका 0 अंश सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है, ठीक है, जिसे जल का विलक्षण या विस्तरण कहते हैं। और ये जब आयतन बढ़ता है तो इसे जल का आपका क्या बोलते हैं, विस्तरण, जल का विस्तरण, इसे जल का विस्तरण कहा जाता है, जल का विस्तरण कहा जाता है, विस्तरण या आपका विलक्षण भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जब 1 लीटर जल को 4 अंश सेंटीग्रेड से 0 अंश सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है, याद रखना क्या हो जाता है आपका बढ़ जाता है, और इसे क्या बोला जाता है, जल का विलक्षण या विस्तरण बोलते हैं, ठीक है। इसे जल का विस्तरण या आपका विलक्षण के नाम से आपका जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बायल का नियम किसके बीच संबंध देता है, दाब और तापमान, तापमान और आयतन, दाब और समय, दाब और आयतन। जो बायल का नियम है किसके बीच संबंध देता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो आपका दाब और आयतन, क्या हो जाएगा आपका दाब और आयतन, फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो बायल का नियम है आपका दाब और आयतन के बीच क्या करता है, संबंध देता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बायल का नियम क्या है आपका, एक गैसीय नियम है, मैं लिख रहा हूँ। बायल का नियम क्या है, जो आपका एक गैसीय नियम है जिसमें कहा गया है कि गैस का दाब और आयतन क्या होता है आपका, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। जिसमें गैस का दाब और आयतन क्या होता है आपका, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बायल का नियम कैसा है आपका, एक गैसीय नियम है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि आपका गैस का दाब और आयतन क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो बायल का नियम किसके बीच संबंध देता है, दाब और आयतन के बीच, किसके बीच, दाब और आयतन के बीच। आगे बढ़ते हैं। सीधे ठोस से गैस तक अवस्था के परिवर्तन को शामिल करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सीधे ठोस से गैस में, मतलब कौन सी अवस्था में सीधे ठोस से गैस में पहुंचा जाता है। आपसे ऑप्शन दिया गया है गलन, क्वथनन, संलयन या ऊर्ध्वपातन। जबरदस्त प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ऊर्ध्वपातन प्रोसेस में ठोस से गैस परिवर्तन होता है, ठीक है। इसमें आपका ठोस से आपका सीधे ही क्या होता है आपका गैस में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। गैस में क्या हो जाता है आपका परिवर्तन हो जाता है, किसमें आपका ऊर्ध्वपातन में, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। अगर गलन की बात करूं तो गलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठोस अवस्था से तरल अवस्था में कोई भी चीज़ों को बदला जाता है, ठीक है। गलन में क्या होता है, ठोस अवस्था से आपका तरल अवस्था में पदार्थों को बदला जाता है, किसमें आपका गलन में, ठीक है। ठोस अवस्था से आपका किसमें जी, आपका गलन में ठोस अवस्था से आपका तरल अवस्था में बदला जाता है। क्वथनन तो सभी को पता होगा, है ना, क्वथनन सभी को पता होगा। क्वथनन प्रक्रिया में क्या होता है, जो तरल होता है वो गैस बन जाता है ना। क्वथनन प्रक्रिया में क्या होता है, जो आपका तरल होता है, तरल वो क्या हो जाता है आपका गैस बन जाता है। जैसे कि पानी को आप उबालते रहो पूरा गैस बन के उड़ जाएगा ना। तो क्वथनन में तरल गैस बन जाता है, गलन में ठोस है वो तरल अवस्था में आता है, ऊर्ध्वपातन में ठोस आपका सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये सभी चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, संघनन किसमें परिवर्तन की प्रक्रिया है, तरल की अर्धतरल में, तरल के वाष्प में, वाष्प के ठोस में या वाष्प के द्रव में। सभी को पता होगा संघनन किसमें परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो याद रखना जो संघनन है ये आपका वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया है, ठीक है। संघनन वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया है, तो याद रखना वह प्रक्रिया जिसमें वाष्प या गैस का द्रव में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है आपका, संघनन कहलाता है, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें वाष्प या गैस का किसमें आपका द्रव में परिवर्तन होता है, द्रव में क्या होता है जब आपका परिवर्तन होता है, द्रव में परिवर्तन होता है, यही क्या कहलाता है आपका संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है जब आपका संघनन। इसका सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, वाष्प के द्रव में। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, वह कौन सी है, गैस, ठोस, द्रव और प्लाज्मा। जबरदस्त प्रश्न है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो आपका निश्चित होता है परंतु आपका आकार
परंतु आकार निश्चित नहीं होता, वह कौन सी है? गैस, ठोस, द्रव और प्लाज्मा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? द्रव हो जाएगा। ठीक है, द्रव। याद रखना, आपका द्रव पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसका आयतन तो होता है, द्रव का आयतन तो होता है, लेकिन आपका आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, द्रव का जो आयतन है ये क्या होता है आपका? निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या आपका? निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, आप देखो क्या पानी का कोई आकार होता है क्या? उसको जिस भी पात्र में डालोगे तो उस पात्र के हिसाब से वो अपना वो बना लेता है ना। तो याद रखना, आपका द्रव का क्या है? आपका आकार निश्चित नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वो बना लेता है मतलब उस पात्र में आ जाता है। ठीक है, और द्रव का जो आयतन है वो क्या होता है आपका? निश्चित होता है। ठीक है, ठोस की बात करूँ तो ठोस का एक विशेष आकार होता है। ठोस का क्या होता है आपका? ठोस का एक क्या होता है जी? विशेष आकार होता है। ठोस का एक विशेष आकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो आपको बताना है पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो आपको बताना है जी पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? आपका प्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। ठीक है, अभी तक ठोस, द्रव, गैस हम लोग जानते थे, है ना, और जनरली इन्हीं तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन चौथा अवस्था भी है जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। क्वेश्चन था कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, वह कौन सी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका द्रव। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आकार है आपका निश्चित नहीं होता। ठीक है, ठोस के बारे में ध्यान रखना है कि ठोस का एक विशेष आकार होता है, और पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा, इसको आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है? अब आपको ठोस की विशेषता नहीं है कौन सी, वो आपको बताना है। पहला, ठोस का एक निश्चित आयतन होता है। दूसरा, ठोस आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तीसरा, बल के अधीन होने पर ठोस टूट सकता है। और चौथा, ठोस के आकार को बदलना कठिन है इसलिए वे कठोर होते हैं। चलिए जी बताओ, आपको बताना है इनमें से कि कौन सा आपका ठोस की विशेषता नहीं है। बहुत ईजी प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोग इसके स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना, कथन को पढ़ोगे तो ईजिली आप लोग बना लोगे। ठीक है, ठोस का एक निश्चित आयतन होता है, सही बात है। ठीक है, ठोस का क्या होता है? आपका एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आयतन होता है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, ठोस आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, ये आपका गलत है ना। याद रखना, ठोस को आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना है। बल के अधीन होने पर ठोस टूट सकता है, सही बात है। अगर कोई ठोस पदार्थ है जिसे बहुत ज़्यादा बल उसमें आरोपित करोगे तो जाहिर सी बात वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। तीसरा भी सही है। चौथा, ठोस के आकार को बदलना कठिन है इसलिए वे कठोर होते हैं, तो चौथा भी हमारा क्या आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है पूछा गया था, इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी पहला, ठोस का एक निश्चित आयतन होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, बल के अधीन होने पर ठोस टूट सकता है, बिल्कुल सही है। और आपका चौथा, ठोस के आकार को बदलना कठिन है इसलिए वे कठोर होते हैं। दूसरा बोला जा रहा है कि ठोस आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, जो कि आपका गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि किसी गैस का आयतन उसके पूर्ण तापमान के साथ बढ़ता है और यदि उसका पूर्ण तापमान घटता है तो उसका आयतन घट जाएगा? बायल का नियम, डाल्टन का नियम, एवोगाड्रो का नियम या चार्ल्स का नियम? जबरदस्त प्रश्न है। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि किसी गैस का आयतन उसके पूर्ण तापमान के साथ बढ़ता है और यदि उसका पूर्ण तापमान घटता है तो उसका आयतन घट जाएगा? किसने कहा? तो चार्ल्स का नियम। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका? चार्ल्स का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी आपका? चार्ल्स का नियम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चार्ल्स ने बोला है कि आपका किसी गैस का आयतन उसके पूर्ण तापमान के साथ बढ़ता है और यदि उसका पूर्ण तापमान घटता है तो उसका आयतन क्या होता है? आपका घट जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? ये तो कितने एग्जाम में पूछा गया है। किस रासायनिक यौगिक को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? ठोस अमोनिया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड या ठोस हाइड्रोजन ऑक्साइड? इसका सही आंसर हो जाएगा जब आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो किस रासायनिक यौगिक को शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं? तो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आपका शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या? अभी जैसे मैंने बताया था, हम लोग जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, लेकिन ध्यान रखना पदार्थ की चौथी अवस्था क्या? आपका प्लाज्मा। ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है जी? आपका प्लाज्मा होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, पदार्थ क्या है, मतलब प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। क्या समान तापमान और दाब में ठोस से तरल पदार्थ में बदलने के लिए आवश्यक प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा है? मतलब यहाँ पास बताना है, यहाँ पास ये डेस की जगह क्या आएगा? डेस की जगह क्या आएगा आपको बताना है। एक सेकंड जी, कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ चला गया? अच्छा ये क्वेश्चन है। समान तापमान और दाब में ठोस से तरल पदार्थ में बदलने के लिए आवश्यक प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा है। यहाँ पास जो डैश की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? द्रवण की गुप्त ऊष्मा। तो द्रवण की गुप्त ऊष्मा मैं लिख रहा हूँ, देखो द्रवण की गुप्त ऊष्मा।
द्रवण की गुप्त ऊष्मा समान तापमान और दाब में ठोस से तरल पदार्थ में बदलने के लिए एक आवश्यक प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा है। इसका सही आंसर आपका द्रवण की गुप्त ऊष्मा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जल अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा? एक जल के अणु में, है ना, आप सभी को पता होगा रासायनिक सूत्र क्या होता है जल का, जी H2 होता है, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन का 1 मोल कितना होगा आपका, हाइड्रोजन का 1 मोल बराबर 1 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ पास 2 मोल है ना, H2 बोला गया है। और ऑक्सीजन का 1 मोल बराबर कितना होता है आपका 16 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास 2/16, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 है तो 2/16 अनुपात में बोला गया तो 2/16 होगा। तो कहाँ 2 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 1/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 1/8, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। तो एक जल अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, 1/8 ही आपको याद रखना है, 1:8। समभारिक के साथ परमाणु है, एक ही परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या। दूसरा समान परमाणु द्रव्यमान। तीसरा समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक। और चौथा न्यूट्रॉन की समान संख्या। समभारिक के साथ परमाणु क्या है, समभारिक मतलब होता क्या है, आप सभी को पता होगा। समभारिक में क्या होता है आपका समान द्रव्यमान संख्या होता है लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। समभारिक, भार मतलब ही द्रव्यमान की बात हो रहा है, ठीक है। तो समभारिक में क्या हो जाएगा, समान द्रव्यमान संख्या होता है लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर है वो आपका डिफरेंट होता है, बट जो एटॉमिक मास होता है वो आपका सेम होता है। तो समभारिक के साथ परमाणु क्या है, तो आपका समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक। इसका सही आंसर आपका 3rd ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समभारिक मतलब जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान होगा, परमाणु क्रमांक भिन्न होगा। और आपका समस्थानिक बोलेगा तब जिसमें परमाणु क्रमांक समान होगा और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होगा। ध्यान रखना, एक होता है समभारिक जिसमें भार समान होगा और एक होता है समस्थानिक जिसमें परमाणु क्रमांक समान होता है। यहाँ समभारिक की बात हो रहा है, मतलब इसमें द्रव्यमान समान होगा, ठीक है। और समस्थानिक बोलेगा तो परमाणु क्रमांक क्या होता है आपका समान होता है। आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक में देखो, एक परमाणु के नाभिक की बात करूँ तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है आपका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। परमाणु के नाभिक में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका नाभिक के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ये आपका नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है जी, सर जे थॉमसन ने। किसने, सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है, आपका चैडविक ने किया है। और आपका प्रोटॉन की खोज किसने किया, आपका गोल्डस्टीन, ठीक है। गोल्डस्टीन जी ने आपका प्रोटॉन की खोज किया है, ये आपको याद रखना है। तो देखो एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गलत है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन गलत है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जो एक ऋण आवेशित कण होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आकार या परमाणुकता। तो जो परमाणु की जो त्रिज्या है ना, इसको किसको मापने के लिए किया जाता है, तो याद रखना परमाणु की जो त्रिज्या है ना, इसको आपका परमाणु के आकार को मापने के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु के आकार को मापने के लिए परमाणु त्रिज्या का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, वर्षों के दौरान परमाणु मॉडल में सुधार किया गया है। निम्नलिखित परमाणु मॉडल को उसके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। ऑप्शन दिया गया, पहला 1 2 और 3, दूसरा 2 3 और 1, तीसरा 2 1 और 3 और चौथा 3 2 और 1। वर्षों के दौरान परमाणु मॉडल में सुधार किया गया है। निम्नलिखित परमाणु मॉडल को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले याद रखना 1900 में, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पास 1900 में थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया था, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है जो आपका रदरफोर्ड जी है, रदरफोर्ड ने आपका 1911 में अपना परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया। उसके बाद बोर के बारे में ध्यान रखना है कि इन्होंने 1915 में नील बोर ने बोर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। याद रखना है 1900 में किसने, थॉमसन ने। 1900 में आपका थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। 1911 में आपका रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। और आपका 1915 में ध्यान रखना है आपका नील बोर, ठीक है, नील बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो देखो आपका दूसरा आएगा, दूसरा के बाद आपका पहला के बाद आपका तीसरा, यही आएगा ना, दूसरा पहला तीसरा। तो दूसरा पहला तीसरा, तो इसका सही आंसर हमारा 3rd ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पहला और तीसरा। याद रखना 1900 में आपका थॉमसन जी ने परमाणु मॉडल दिया था, 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया और आपका 1915 में नील बोर ने आपका बोर का परमाणु मॉडल दिया था। सभी बातों को याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की? वर्नर हाइजेनबर्ग, जेम्स चैडविक, विलियम क्रुक्स और यूजी गोल्डस्टीन। अभी मैंने बताया था आपका जो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? आपका चैडविक के द्वारा किया गया। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक है ना। प्रोटॉन बोलेगा तो गोल्डस्टीन, याद रखना है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। अगर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जी सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था सर जे थॉमसन ने। इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और जो आपका परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चैडविक ने, ठीक है। यहाँ पास ये चैडविक है, जेम्स चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक। चलो इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। एक यौगिक में तत्व हमेशा किसके अनुपात में उपस्थित होते हैं? द्रव्यमान, आयत, आकार या कोई भी विकल्प सही नहीं है। जबरदस्त प्रश्न है। एक यौगिक में तत्व हमेशा किसके अनुपात में उपस्थित होते हैं, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यमान, ठीक है। एक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होता है। किसके अनुपात में? द्रव्यमान के अनुपात में। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया न करने वाला तत्व कौन सा है? मतलब कौन सा ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता? क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन की बात करूँ तो करता ही है, क्लोरीन भी करता है, आयोडीन भी करता है। इसका सही आंसर आपका हीलियम हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हीलियम हो जाएगा, ठीक है। याद रखना हीलियम इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। हीलियम एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हीलियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने वाली ऑक्सीकरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊष्मा शोषी, दहन, ऊष्मा क्षेपी या उदासीन। ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने वाली ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है आपको बताना है। ऊष्मा शोषी, दहन, ऊष्मा क्षेपी या उदासीन। इसका सही आंसर आपका दहन हो जाएगा। दहन अभिक्रिया तब होती है जब ऑक्सीजन किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। दहन अभिक्रिया तब होती है जब ऑक्सीजन किसी अन्य पदार्थ के साथ, जब ऑक्सीजन किसी अन्य पदार्थ के साथ क्या करता है जी? अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करता है। जब ऑक्सीजन किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करता है तभी आपका दहन प्रक्रिया होती है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने वाली ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? आपका दहन कहा जाता है। इसका सही आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। मैंने बताया कि दहन अभिक्रिया तब होगी जब ऑक्सीजन किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं तब होती है जब जलीय विलयन में पाए जाने वाले एक अभिकारक का धन आयन और दूसरे अभिकारक का ऋण आयन मिलकर क्या बनाते हैं? एक अघुलनशील अम्ल, एक अघुलनशील आयनिक ठोस, एक घुलनशील अम्ल और एक घुलनशील आयनिक ठोस। देखो अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब कुछ शेष रह जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया तब होती है जब जलीय विलयन में पाए जाने वाले एक अभिकारक का धन आयन और दूसरे अभिकारक का ऋण आयन मिलकर क्या बनाते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका एक अघुलनशील आयनिक ठोस, है ना। एक अघुलनशील आयनिक ठोस, ये आपको ध्यान रखना है, तभी तो अवक्षेप बचेगा। घुलनशील है तो कहाँ से अवक्षेप बचेगा? इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, एक अघुलनशील आयनिक ठोस। इसका सही आंसर आपका क्या होगा? एक अघुलनशील आयनिक ठोस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या एक अवृंत प्राणी है? अब देखो हम लोग बायो के क्वेश्चन करेंगे। देखो हमने फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया, बायो के करेंगे, बायो के बाद इंडियन ज्योग्राफी के, उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ जीएस के। देखो क्या एक अवृंत प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक उत्पत्ति की सबसे बड़ी संरचनाओं के निर्माण के लिए शैवाल जैसे पौधों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर करता है? सरीसर, पक्षी, प्रवाल या स्तनपायी? जबरदस्त प्रश्न है जी, है ना। क्या एक अवृंत प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक उत्पत्ति की सबसे बड़ी संरचनाओं के निर्माण के लिए शैवाल जैसे पौधे के साथ अपने संबंधों पर निर्भर करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका प्रवाल हो जाएगा। प्रवाल क्या होता है? ये आपका एक अवृंत होता है। क्या होता है प्रवाल? प्रवाल अवृंत प्राणी है, ठीक है। प्रवाल क्या होता है? जब का अवृंत प्राणी है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसका सही आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वे स्थायी रूप से समुद्र तल से क्या होता है? आपका जुड़ा होता है। ये जो प्रवाल होता है ना, ये आपका स्थायी रूप से समुद्र तल से जुड़ा होता है। किससे? समुद्र तल से। समुद्र तल से क्या होता है? आपका जुड़ा होता है, ये आपको याद रखना है। स्थायी रूप से समुद्र तल से जुड़ा होता है, ठीक है। तो आपका प्रवाल एक अवृंत प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक उत्पत्ति की सबसे बड़ी संरचनाओं के निर्माण के लिए शैवाल जैसे पौधे के साथ अपने संबंधों पर निर्भर करता है, ठीक है। और ये आपका अवृंत होते हैं, अर्थात ये स्थायी रूप से समुद्र तल से जुड़े होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, आवृतबीजी, टेरिडोफाइटा। ये भी आपका एसएससी का क्वेश्चन है। रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जब का ब्रायोफाइटा, ठीक है। ये जो आपका ब्रायोफाइटा समुदाय है, इसको आपका पादप जगत का उभयचर के नाम से जानते हैं। कई बार पूछा गया है कि
पादप जगत के उभयचर, पादप जगत के उभयचर, उभयचर के नाम से कौन से समुदाय को जाना जाता है? तो आपका ब्रायोफाइटा, किसको? आपका ब्रायोफाइटा, ठीक है। और याद रखना जो आपका ब्रायोफाइटा होता है इसमें आपका जाइलम और फ्लोएम उत्तकों की कमी होता है। इसमें क्या होता है आपका? जाइलम में भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, जाइलम एवं फ्लोएम, जाइलम एवं फ्लोएम उत्तकों की कमी होता है, उत्तकों की कमी, ठीक है। याद रखना जो ब्रायोफाइटा इसमें जाइलम एवं फ्लोएम उत्तकों की कमी होता है। और रिक्सिया किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आपको ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसे पादप जगत की उभयचर के नाम से जानते हैं। और इसमें जाइलम एवं फ्लोएम उत्तकों की कमी होता है। जाइलम मतलब जो जल का परिवहन करता है पूरे पौधे के शरीर में, है ना, और फ्लोएम जो आपका फूड को और खनिज लवण को आपका पूरे शरीर में फैलाता है पौधे के, है ना। तो रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ब्रायोफाइटा। क्या हो जाएगा जी? आपका ब्रायोफाइटा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कौन से संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवी प्राणी है? निमेटोड, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा या इकाइनोडर्मेटा? बताना कि कौन से संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवी प्राणी है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इकाइनोडर्मेटा, है ना। इसका सही आंसर आपका इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तारा मछली हो जाएगा, तारा मछली, आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा। समुद्री खीरे हो जाएगा, समुद्री खीरे, है ना, तारा मछली हो जाएगा आपका समुद्री खीरे, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। और आपको ध्यान रखना है आपका क्रिनोइड, ठीक है, क्रिनोइड, क्रिनोइड भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्रिनोइड, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है जी, ये, है ना। तो आपका कौन से संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवी प्राणी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इकाइनोडर्मेटा। इसका सही आंसर आपका इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। चलो देखो, आर्थ्रोपोडा संघ में क्या क्या आ जाएगा? जैसे जितने जो कीड़े मकोड़े हैं, तितली है, तिलचट्टा है, ये सब आपका आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किसके अंतर्गत? आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और जैसे मोलास्का, आप लोग जानते होंगे, ऑक्टोपस, इसके नाम याद रखना, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस हो जाएगा आपका, सीप हो जाएगा, ये सब आपका मोलास्का में आते हैं। किस में आते हैं? मोलास्का में, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में कीड़े मकोड़े याद रखना जी आपका, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े हो जाएगा आपका, है ना। तिलचट्टा हो जाएगा, तिलचट्टा, तिलचट्टा, कीड़े मकोड़े, तिलचट्टा, तितलियाँ, ये सब किस में आता है? आपका आर्थ्रोपोडा में आता है। किस में? आर्थ्रोपोडा में, है ना। और इकाइनोडर्मेटा में तारा मछली, समुद्री खीरे, क्रिनोइड, ये सब किस में आते हैं? आपका इकाइनोडर्मेटा में। तो कौन से संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीव प्राणी है? इसका सही आंसर इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 5 जगत वर्गीकरण में प्राणी संभोजी प्रकार की पोषण विधि किस जगत में पाई जाती है? जबरदस्त प्रश्न है ये भी। आज के थोड़ा सा बायोलॉजी क्वेश्चन मैंने टफ लिए हुए हैं, क्योंकि जरूरी भी है हमको टफ क्वेश्चन भी सॉल्व करना। तो 5 जगत वर्गीकरण में प्राणी संभोजी प्रकार की पोषण विधि निम्न में से किस जगत में पाई जाती है? प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी या एनिमेलिया? बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न ना। यहाँ से एक चीज़ पता चल रहा है, देखो 5 जगत वर्गीकरण में बोला गया, 5 जगत वर्गीकरण में प्राणी संभोजी प्रकार की पोषण विधि किस जगत में पाई जाती है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा जी? प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया। इसका सही आंसर आपका एनिमेलिया जो क्या हो जाएगा आपका? एनिमेलिया, ठीक है, एनिमेलिया। और याद रखना जो 5 जगत वर्गीकरण ना, इसका प्रस्ताव किसने दिया था? इसका प्रस्ताव दिया था वीटेकर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है, वीटेकर नामक साइंटिस्ट ने, वीटेकर नामक साइंटिस्ट ने 5 जगत वर्गीकरण के प्रस्ताव को दिया था। अब ये 5 जगत कौन कौन सा है ध्यान रखना है आपको। मोनेरा हो जाएगा, ठीक है, मोनेरा के बाद आपका प्रोटिस्टा हो जाएगा, प्रोटिस्टा के बाद आपका कवक हो जाएगा, 3 हो गया। कवक के बाद प्लांटी हो जाएगा, है ना, कवक, तीसरा, है ना, चौथा आपका प्लांटी हो जाएगा, और 5वां हो जाएगा आपका एनिमेलिया। 5वां क्या हो जाएगा जब आपका? एनिमेलिया। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि जो आपका 5 जगत वर्गीकरण, इसके जो प्रस्ताव है इसको किसने दिया था? आपका वीटेकर, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व लिख दे रहा हूँ, देखो, वीटेकर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और 5 जगत कौन कौन से है याद रखना है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। क्या हो जाएगा? प्लांटी और एनिमेलिया। तो 5 जगत वर्गीकरण में प्राणी संभोजी प्रकार की पोषण विधि किस जगत में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? एनिमेलिया। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका? एनिमेलिया। ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखो, क्या संभवतः जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? मोलास्का, एनेलिडा, इचिनोडर्मेटा और आर्थ्रोपोडा? बताना क्या संभवतः जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा। क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा, ठीक है। जंतुओं की सभी ज्ञात प्रजातियों में से लगभग 84% जीव इसी संघ के हैं, ठीक है। लगभग 84% जो जीव है ना, ये इसी संघ के हैं। किसके संघ के हैं? आपका आर्थ्रोपोडा संघ, इसी संघ के है, ये आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत झींगा मछली आता है, केकड़ा आता है, मकड़िया आता है, कीड़े मकोड़े, ये सब सूक्ष्म जीव सब आता आपका आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत
आते हैं, ठीक है। तो क्या संभवतः जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा संघ। जंतुओं की सभी ज्ञात प्रजातियों में से लगभग 84% इसी संघ के जीव है। इसमें आपका मैंने बताया आपका तितलियाँ हो जाएगा, है ना, आपका छोटे छोटे जो आपका कीड़े मकोड़े हो जाएगा, ये सब किस में आता है? आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। झींगा मछली, केकड़ा, मकड़ियाँ, कीड़े मकोड़े, ये सब ना आपका आर्थ्रोपोडा संघ के जीव के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ब्रायोफाइटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आज थोड़ा आप लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा बायोलॉजी में। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा टफ ले लिया है, जरूरी भी एकदम सिंपल भी नहीं आएगा, थोड़ा टफ भी हम लोग को तैयार करके रखना पड़ेगा। ब्रायोफाइटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इन्हें पादप जगत की उभयचर कहा जाता है। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। दूसरा देखो, पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए इनमें एक विशेष उत्तक की उपस्थिति पाई जाती है। तीसरा, इनका शरीर आमतौर पर तने और पत्ती जैसी संरचनाओं का रूप लेकर विभेदित होता है। और चौथा, मांस अर्थात फुनारिया और मरचेटिया ब्रायोफाइटा के उदाहरण है। आपको बताना इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है, कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। क्या कथन इसमें आपका सत्य नहीं है? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए इनमें एक विशेष उत्तक की उपस्थिति पाई जाती है, जो कि गलत है। मैंने आप लोग को बताया था ना, इसमें आपका किसमें? ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में मैंने क्या बताया था आप लोग को कि इसमें आपका जाइलम और फ्लोएम उत्तक की कमी होती है। जबकि यहाँ पास क्या बोला जा रहा है कि पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए इसमें एक विशेष उत्तक की उपस्थिति पाई जाती है बोला जा रहा है। मैंने इससे पहले वाले प्रश्न बताया था जाइलम एवं फ्लोएम उत्तकों की कमी होता है ब्रायोफाइटा में, बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पास इसमें एक विशेष उत्तक की उपस्थिति पाई जाती है बोला जा रहा है, तो जो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीसरा सही है, इसका शरीर आमतौर पर तने और पत्ती जैसी संरचनाओं का रूप लेकर विभेदित होता है, ये भी सही है। चौथा, मांस और मर्चेंटिया ब्रायोफाइट्स के उदाहरण है, तो चौथा भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। मांस जिसको फुनारिया बोलते हैं और मर्चेंटिया ब्रायोफाइट्स के उदाहरण है, चौथा भी सही है, तीसरा भी सही है, पहला भी सही है। दूसरा आपका गलत है, यहाँ बोला जा रहा है कि इसमें एक विशेष उत्तक की उपस्थिति पाई जाती है, जबकि गलत है। आपका ब्रायोफाइटा में आपका जाइलम और फ्लोएम उत्तक की क्या होती है? कमी होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन पशु जगत के संघ नाइडेरिया के अंतर्गत आता है? समुद्री शाही, केचुआ, घोंघा या प्रवाल? जबरदस्त प्रश्न है ये भी। कौन पशु जगत के संघ नाइडेरिया के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका प्रवाल है। अब इसको याद रखना है, जो प्रवाल है ना वो किसके अंतर्गत आता है? आपका पशु जगत के संघ नाइडेरिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? नाइडेरिया के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? टेरिडोफाइडा और थाइलोफाइटा, आवृतबीजी या ब्रायोफाइटा? बताना है कि जो शैवाल है वो किस समूह से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका थाइलिटोफाइटा, ठीक है। इसका सही आंसर आपका ये आपका थाइलोफाइटा, ठीक है जी, थाइलिटो बोल दिया था। जो आपका शैवाल है वो किस समूह से संबंधित है? तो आपका थाइलोफाइटा। थोड़ा सा शब्दों में इधर उधर हो सकता है क्योंकि कंटिन्यू बोलते रहो, तो उसमें थोड़ा आप लोग समझ जाइएगा जी, है ना। तो सवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? इसका सही आंसर आपका थाइलोफाइटा हो जाएगा। दोनों को याद करिए। इससे पहले क्या बताया था? देखो, पशु जगत के संघ नाइडेरिया के अंतर्गत क्या आता है? इसमें प्रवाल कई बार पूछा गया है ना। उसके बाद देखिए शैवाल किस समूह के में आता है? तो आपका थाइलोफाइटा। किस में आता है? थाइलोफाइटा। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा आरएनए आवश्यक नहीं है? siRNA, mRNA, tRNA या rRNA? इसका सही आंसर क्या होगा? mRNA आवश्यक है, tRNA आवश्यक है और rRNA आवश्यक है, जबकि siRNA आवश्यक नहीं है, ठीक है। याद रखना, RNA का फुल फॉर्म क्या होता है जी? RNA का फुल फॉर्म होता है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है आपका? राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म होता है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा RNA आवश्यक नहीं है बोला गया? तो आपका siRNA, बाकी mRNA, tRNA और rRNA आवश्यक होता है, ठीक है। और आपका RNA के साथ साथ रखना DNA का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है आपका? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये किसका फुल फॉर्म होता है? ये होता है जी आपका DNA का फुल फॉर्म होता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ और क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है? कि आपका ये DNA और RNA करता क्या है? DNA और RNA क्या करता है? DNA के बारे में तो पता चल गया कि इसका फुल फॉर्म आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है और RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। DNA और RNA क्या करते हैं? ये आपको क्या करते हैं? अनुवांशिक लक्षणों को माता पिता से बच्चों में पहुंचाने का काम करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, DNA RNA, ठीक है। इसी DNA के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं? आपका जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रोटीन के बारे में तो पता होगा कि प्रोटीन हमारे शरीर में मसल्स का निर्माण करता है, ठीक है।
और कहाँ कहाँ कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओशिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। याद रखना है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में आपका कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ब्लड में अर्थात रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। रक्त में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा आरएनए आवश्यक नहीं है, इसका सही आंसर आपका siRNA हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डार्विन के फिंच पक्षी कहाँ पाए गए, गैलापागोस द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या साइबेरिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। डार्विन के फिंच पक्षी समूह कहाँ पाए गए थे, तो इसका सही आंसर आपका गैलापागोस द्वीप समूह। क्या हो जाएगा, गैलापागोस द्वीप समूह इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन याद रखना है। किसी जीव के अनुवांशिक पदार्थ में आकस्मिक परिवर्तन, अगर कोई जीव है उसके आपका जेनेटिक करेक्टर में मतलब आकस्मिक परिवर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं, संकरण, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन या समूह चयन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, उत्परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर जो आपका उत्परिवर्तन, ठीक है। तो उत्परिवर्तन डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन है। किसी जीव के अनुवांशिक पदार्थ में आकस्मिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, आपका उत्परिवर्तन कहलाता है। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोशिका जीव विज्ञान में प्रयुक्त जीन क्या होता है, केंद्रक के अंदर का डीएनए है, केंद्रक की झिल्ली होती है, या वंशागति की एक इकाई है, या जीवाणु गुणसूत्र को दिया गया शब्द है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, या वंशागतिकी की एक इकाई है, ठीक है। आपका जीन के माध्यम से ही जो कैरेक्टिक जो मतलब वो आपका जेनेटिक जो कैरेक्टर होते हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को ही क्या कहा जाता है, आपका जीन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, आपका जीन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है ना। तो कोशिका जीव विज्ञान में प्रयुक्त जीन क्या है, तो यह वंशागति की एक क्या है, आपका इकाई है। गुणसूत्र के बारे में पता होगा। एक ह्यूमन की बात करें तो टोटल 46 गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र को आपका क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। 46 टोटल होते हैं। नंबर की बात करूँ, संख्या की बात करूँ, अगर जोड़े में पूछेगा तो कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर में, तो आपका 23 जोड़ा, एक जोड़ा में 2 तो 23 जोड़ा में आपका 46 हो जाएगा, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पास क्या था आपका, कोशिका जीव विज्ञान में प्रयुक्त जीन क्या है, तो जीन आपका वंशागति की एक इकाई है, ठीक है। टोटल 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें से आपका जो 44 गुणसूत्र होता है वो हमारे शरीर का निर्माण करता है, और जो 2 गुणसूत्र होता है ना जी, 2 गुणसूत्र ये हमारे आपका सेक्स को डिसाइड करता है, मतलब लिंग का निर्धारण करता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक है। कई एग्जाम में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस पुस्तक है। कौन सा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक है, अल्फ्रेड वेगनेर, चार्ल्स डार्विन, कन्फ्यूशियस या सिगमंड फ्रायड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, चार्ल्स डार्विन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा, सीधा पुस्तक का नाम है और राइटर का नाम को याद रखना है कि चार्ल्स डार्विन जी ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक को लिखा है। आगे बढ़ते हैं। एक कोशिका में जो विभाजित नहीं होती है, इसमें डीएनए किसके भाग के रूप में उपस्थित होता है, गुणसूत्र, केंद्रक द्रव्य, जीन या क्रोमैटिक सामग्री। जबरदस्त प्रश्न है ये भी। एक कोशिका में जो विभाजित नहीं होती है उसमें डीएनए किसके भाग के रूप में उपस्थित होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका क्रोमैटिक सामग्री, ठीक है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्रोमैटिन सामग्री हो जाएगा। और ये जो क्रोमैटिन सामग्री है ना, ये आपका डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और आपका हिस्टोन का क्या है, आपका संकुल है। डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन का क्या है, आपका संकुल है, ठीक है। तो एक कोशिका में जो विभाजित नहीं होती है, इसमें डीएनए किसके भाग में उपस्थित होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रोमैटिन सामग्री। क्या हो जाएगा, क्रोमैटिन सामग्री, ठीक है। इसका सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक समष्टि फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है, अनुवांशिक विचलन, प्राकृतिक चयन, अनुवांशिक पुनर्योजन और आपका उत्परिवर्तन। आज थोड़ा बायो के आप लोग को टफ क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, लेकिन आपको ये सबको भी करना है क्योंकि ये कहने के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक समष्टि फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है, इसका सही आंसर आपका अनुवांशिक विचलन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका अनुवांशिक विचलन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए संरचना के लिए डबल हेलिक्स आणविक मॉडल सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया, ये कई बार पूछा गया है। MW निरेनबर्ग और HG खोराना, दूसरा M नॉल और E रुस्का, तीसरा JD वास्टर और FHC क्रिक और चौथा GW बीडल और EL टैटम। बताना है कि डीएनए संरचना के लिए डबल हेलिक्स आणविक मॉडल, ये ध्यान रखना क्या बोला जा रहा है, डीएनए संरचना के लिए डबल हेलिक्स आणविक मॉडल ये सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था, तो आपका JD वाटसन और FHC क्रिक ने। किसने, JD वाटसन और क्रिक। कई बार आपको क्वेश्चन में ये बस देखने को मिलेगा वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक, तो ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पास पूरा नाम लिख दिया गया है JD वाटसन और FHC क्रिक, लेकिन वाटसन एवं क्रिक अगर ये भी दिया है तो ये भी आपका आंसर सही रहेगा, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन। ये जी आपका डीएनए का जो कुंडली वाला संरचना आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला संरचना,
ये आपका डीएनए का द्विकुंडली संरचना, इसको आपका वाटसन और क्रिक नामक साइंटिस्ट ने दिया था, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन शिशु के लिंग का निर्धारण करने में सक्षम है? YX, YY, XY या XX? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? XY हो जाएगा। सबने पढ़ा भी होगा, ठीक है। गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन शिशु के लिंग का निर्धारण करने में सक्षम है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? XY हो जाएगा। और गुणसूत्र के बारे में बताया था, गुणसूत्र मतलब गुणों का सूत्र है ना। और इसी गुणसूत्र को आपका इंग्लिश में छत्तीसगढ़ी बोल दिया था, गुणसूत्र को आपका इंग्लिश में क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी 46 है ना, टोटल 46 होता है। अगर जोड़ों की बात करें तो आपका 23 जोड़ा में, कितना जोड़ा में आपका? 23 जोड़ा में। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा गया है? फ्रिश, एफी, मेडल, जीजे, मेहता, केसी या साहनी बी? बताना है अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? इसका सही आंसर आपका फ्रिश एफ ई है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रिश एफ ई, ठीक है, फ्रिश एफ ई। इसका सही आंसर क्या होगा? सॉरी जी, ये थोड़ा सा नहीं, हाँ ये होगा। इसका सही आंसर फ्रिश एफ ई नहीं होगा। अनुवांशिकी के जनक तो ये इसको बोलते हैं जी, जॉर्ज मेंडल को। वही तो, तभी तो मैं क्या गलत हो रहा है बोल रहा था, ठीक है। जॉर्ज मेंडल, जॉर्ज मेंडल को क्या बोला जाता है आपको? अनुवांशिकी के जनक बोलते हैं, ठीक है। जॉर्ज मेंडल को अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। जबकि जो आपका फ्रिश एफ ई है ना, इसको आपका फाइकोलॉजी के जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। इसको फाइकोलॉजी के जनक बोलते हैं। जबकि आपका जॉर्ज मेंडल है ना, मेंडल जी को आपका अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर सेकंड ऑप्शन में मैं बता रहा हूँ ना, देखो, मेंडल जी को आपका अनुवांशिकी के जनक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अनुवांशिकी के जनक। और फाइकोलॉजी की जनक आपका फ्रिश एफ ई को जाना जाता है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, जॉर्ज मेंडल। आगे बढ़ते हैं। भारत में, अब चलिए, अब इसके बाद हम लोग अब जियोग्राफी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंडियन जियोग्राफी के। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? 1965, 1973, 1984 या 1993? इसका सही आंसर आपका 1973 हो जाएगा, ठीक है। भारत में जो बाघ परियोजना है ये 1973 से इसको शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि ये आपका बाघ दिवस है। चलो, आप लोग को कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर का एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि बाघ दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया। इसका सही आंसर 1973। एग्जैक्ट अगर मैं तिथि की बात करूँ तो 1 अप्रैल 1973, ठीक है। 1 अप्रैल 1973 को भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। और याद रखना, बाघों की पहली बार जनगणना आपका 2006 में किया गया था। बाघों की पहली बार जनगणना आपका 2006 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा इसकी गणना किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा इसकी गणना किया गया था। ये आपको याद रखना है। कब? आपका 2006 में। और बाघ परियोजना का शुभारंभ किस तिथि को हुआ है? 1 अप्रैल 1973। यहाँ 1973 दिया है, इसलिए इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकटक झील जो विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है, किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, केरल में, हरियाणा में या मणिपुर में? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जब मणिपुर में, ठीक है। लोकटक झील क्या है? जो विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है, जो किस राज्य में स्थित है? आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये आपका भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। जो आपको लोकटक झील है, ये भारत की, या बोल सकते हैं पूर्वोत्तर भारत की, है ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है? आपका झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो लोकटक झील जो विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है, किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर आपका मणिपुर हो जाएगा। और याद रखना है जो कि आपका पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में वन आवरण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? केरल, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा जी? आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। किस भारतीय राज्य में वन आवरण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद दूसरा याद रखना है आपको अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा में हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और चौथा में क्या हो जाएगा जी? आपका उड़ीसा,
और पांचवा में क्या हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, पांचवा में आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि किस भारतीय राज्य में वन आवरण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? इसका सही आंसर मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा वन आवरण का क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश के बाद हमारे प्यारा छत्तीसगढ़ में, उसके बाद चौथा नंबर में उड़ीसा, पाँचवें नंबर में आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सभी को पता है कर्क रेखा भारत के आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्य। अब ये 8 राज्य कौन कौन सा मैं लिख दे रहा हूँ। गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बाद राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान के बाद आपका एमपी हो जाएगा, एमपी के बाद सीजी हो जाएगा, सीजी के बाद आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक है, झारखंड के बाद और क्या होगा जी, आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा के बाद क्या होगा आपका मिजोरम हो जाएगा। एक तरीका आप लोग को पता होगा, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। इस ट्रिक को खोलोगे तो पूरा 8 राज्यों के नाम मिल जाएगा। मैं तो यही बोलूँगा आप लोग इसको मैप से याद करना। देखो उधर से आना है ना, मैप से आपको याद करना है, तो पूरा मैप वाइज आना है। गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, कितना हुआ जी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 और ये 8 है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल तो एक ही है, 8 हो गया टोटल। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो गया। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी विरोधाभास है? भारत के आंतरिक भाग, भारत के तटीय क्षेत्र, भारत के पहाड़ी क्षेत्र, भारत के द्वीप। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जब भारत के आंतरिक भाग। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, भारत का आंतरिक भाग। तो किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी विरोधाभास है? तो भारत का आंतरिक भाग, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में ग्रीष्म ऋतु में पहला मानसून प्राप्त होता है? अगर हम लोग भारत में देखें तो भारत में आपका मानसून आपका दक्षिण पश्चिम अरब सागर की शाखा से भी होता है, आपको बंगाल की खाड़ी शाखा से भी होता है। ठीक है, तो भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में ग्रीष्म ऋतु में पहला मानसून प्राप्त होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, पश्चिमी घाट में। कहाँ? पश्चिमी घाट में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत में 2 मानसून से वर्षा होती है, आपको ध्यान रखना है, दक्षिण पश्चिम मानसून और आपका उत्तर पूर्वी मानसून, है ना। आपका अरब सागर की शाखा से, आपका बंगाल की खाड़ी शाखा से। तो अरब सागर से आने वाली जो आपका मानसून है वो आपका केरल में सबसे पहले आकर क्या करती है, बारिश करती है, और ये किस में आता है, आपको पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हमारा 3rd ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं? गुजरात में, मेघालय में, उत्तराखंड में या कर्नाटक में? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में क्या है आपका, कर्नाटक में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को क्या बोला जाता है? चेरी ब्लॉसम। क्या बोलते हैं इसको? चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आपका चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं। इसी को और किस नाम से जानते हैं? कॉफ़ी सावर। इसी को आपका कॉफ़ी सावर के नाम से भी जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा। बंगाल में क्या बोलते हैं? बंगाल में जो आकाशीय बिजली युक्त जो तूफान आती है उसको काल बैसाखी बोलते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी? काल बैसाखी के नाम से। आकाशीय बिजली युक्त जो तूफान पश्चिम बंगाल में आती है उसको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, और कर्नाटक में आपका चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी सावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और असम में बारदोसिला, असम में किस नाम से जानते हैं? असम में आपका बारदोसिला, असम में बारदोसिला के नाम से जाना जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो, तो भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं? तो कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिखते हैं? 9 डिग्री चैनल निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? भारत चीन सीमा, तटीय उड़ीसा, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सभी को पता होगा। ठीक है, जो आपका जो 9 डिग्री चैनल है ये आपका मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनी काय को किससे अलग करता है जी? आपका लक्षद्वीप से। 9 डिग्री चैनल मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करता है। याद रखना 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। किसको? अंडमान को आपका निकोबार द्वीप से, अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। उसके बाद ध्यान रखना है जो आपका 8 डिग्री चैनल है ये आपका मिनी काय को मालदीव से अलग करता है। किसको? मिनी काय को आपका मालदीव से अलग करता है। मिनी काय को मालदीव से अलग करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 9 डिग्री चैनल किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3rd ऑप्शन, लक्षद्वीप के साथ, है ना। 9 डिग्री चैनल है मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, और आपका 8 डिग्री चैनल है आपका मिनी काय को मालदीव से अलग करता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसका सही आंसर हमारा 3rd ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चंदन किस प्रकार के वनों में उगता है? सवाना वन, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चंदन तो आपने सभी ने देखा होगा, अल्लू अर्जुन का एक मूवी आया था, है ना।
उसमें स्वामी स्वामी वाला सॉन्ग है, सुने होगे, है ना। एक और सॉन्ग है इसमें, तेरी झलक सर्फी ऐसे करके। तो चंदन किस प्रकार के वनों में उगता है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। किसमें आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को आपका मानसून वन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मानसून वन के नाम से भी जानते हैं। और कुछ प्रमुख राज्य जहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, आपका उड़ीसा हो जाएगा, यहाँ आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है, जिसको मानसून वन के नाम से जानते हैं। तो चंदन किस प्रकार के वनों में उगता है, तो आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में उगता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किस वन को मानसून वन के रूप में जाना जाता है, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या आपका मैंग्रोव वन। बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आपको बताना है कि किस वन को मानसून वन के रूप में जाना जाता है, किस वन को आपका मानसून वन के रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, चलो जी बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा। पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या मैंग्रोव वन। इससे पहले जस्ट मैंने आप लोग को इसका आंसर बताया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, आपको बताना है किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। मध्य प्रदेश में। इसका आंसर समझ में आ गया ना, क्या आएगा। किस वन को मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। मैंने बताना जी, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, इसको आपका मानसून वन के नाम से भी आपको जाना जाता है, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस वन को मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। और किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उस क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ वर्षा अत्यधिक होती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहाँ पाया जाता है जहाँ वर्षा सर्वाधिक होती है। तो इन सभी क्षेत्रों में देखूँ, इन सभी ऑप्शन में देखूँ, तो इसका सही आंसर आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ना, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अत्यधिक वर्षा, ये अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत समय भी हो गया, अभी क्वेश्चन बहुत सारे बचे भी हैं। निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो प्री मानसून बौछार नार्विस्टर काल बैसाखी से संबंधित है। अभी मैंने बताया था काल बैसाखी, काल बैसाखी का संबंध कहाँ से है, पश्चिम बंगाल से, मैंने बताया था। तो काल बैसाखी मतलब पश्चिम बंगाल। देखो जिसमें पश्चिम बंगाल वाला आपका ऑप्शन होगा, डेफिनेटली वो आपको सही होगा। ये देखो सेकंड ऑप्शन, इसका सही आंसर पश्चिम बंगाल और असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, पश्चिम बंगाल और असम, ठीक है। तो निम्न में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो प्री मानसून बौछार नार्विस्टर और काल बैसाखी से संबंधित है। तो जो काल आपका पश्चिम बंगाल में जो आपका प्री मानसून बौछार होता है उसको काल बैसाखी बोलते हैं, है ना। और आपका असम में क्या बोलते हैं, उसको नार्विस्टर के नाम से जानते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असम में आपको उसको नार्विस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से मैं आंसर ले रहा हूँ ना, ऑप्शन के हिसाब से आंसर ले रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनाज और फलियों का उपयोग करके वैकल्पिक फसल उगाने से मृदा की उर्वरता बढ़ती है, बिल्कुल सही है। खेत में अतिरिक्त पानी के उपयोग से मृदा निक्षलन हो सकती है, बिल्कुल सही है। एक निश्चित अमाउंट पे पानी होना चाहिए, ज़्यादा पानी भी एकदम हानिकारक है मिट्टी के लिए। तीसरा, केंचुए की वृद्धि मृदा को वर्षा के लिए अधिक ग्रहणशील बनाकर मृदा की उर्वरता में सहायता करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तीसरा भी बिल्कुल सही है कि केंचुए की जो वृद्धि है मृदा को वर्षा के लिए अधिक ग्रहणशील बनाकर मृदा को उर्वरता में सहायता प्रदान करती है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। इसका सही आंसर हमारा 1, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। पहला बोल रहा है कि अनाज और फलियों का उपयोग करके वैकल्पिक फसल उगने से मृदा की उर्वरता बढ़ती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, खेत में अतिरिक्त पानी के उपयोग से मृदा निक्षलन हो सकती है, ये भी सही है। तीसरा, केंचुओं की वृद्धि मृदा को वर्षा के लिए अधिक ग्रहणशील बनाकर मृदा की उर्वरता में सहायता प्रदान करती है। तो इसमें से कौन सा सही पूछा गया था, तो इसका सही आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवन नहीं है, पछुआ पवन, लू, पूर्वी पवन या व्यापारिक पवन। कौन सा आपका स्थायी पवन नहीं है, इसका सही आंसर आपका लू हो जाएगा। लू आपका स्थायी पवन नहीं है। देखो स्थायी पवन वे होती हैं जो पूरे वर्ष पर बनी होती है, ठीक है, या पूरे वर्ष तक चलती है। लेकिन जो लू होता है ना, लू ये स्थायी पवन का प्रकार नहीं है। ये शुष्क और गर्म दोपहर की हवा है जो आपका मई और जून माह में चलता है, अभी आने वाला है ना। मई और जून माह में आप लोग को समझ में आ जाएगा लू क्या होता है। तो कौन सी स्थायी पवन नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका लू हो जाएगा, ठीक है। लू क्या है आपका, एक शुष्क और गर्म दोपहर की हवा है जो मई और जून के महीनों में चलती है, ठीक है। इसका सही आंसर हमारा लू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के निम्नलिखित में से किस झील में तैरते उद्यान पाए जाते हैं, नीलांग, गंगाबल, डल और मंसार। इसका सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका जम्मू कश्मीर के निम्नलिखित में से किस झील में तैरते उद्यान पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जबकि डल झील में। कहाँ आपका, डल झील में, ठीक है। और डल झील आपका श्रीनगर के पास एक खूबसूरत सा झील है, ठीक है। डल झील क्या आपका श्रीनगर के पास, मैं लिख दे रहा हूँ, देखो श्रीनगर के पास एक खूबसूरत झील है, एक खूबसूरत क्या है आपका झील है। डल झील श्रीनगर के पास एक खूबसूरत झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक विवर्तनिक आर्द्र भूमि है? कश्मीर में नीलनाग, हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, त्रिपुरा में रुद्रसागर, मणिपुर में लोकटक। कौन सा एक विवर्तनिक आर्द्र भूमि है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा विवर्तनिक आर्द्र भूमि है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर में नीलनाग। ठीक है, कश्मीर में नीलनाग एक विवर्तनिक आर्द्र भूमि है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि आपका जो त्रिपुरा में जो आपका रुद्रसागर है, ये क्या है? एक अवसादन जलाशय है। क्या है आपका? अवसादन। ये आपका एक अवसादन जलाशय है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, त्रिपुरा में रुद्रसागर एक अवसादन जलाशय है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। और जबकि क्वेश्चन था कौन एक विवर्तनिक आर्द्र भूमि है, तो कश्मीर में नीलनाग। इसका सही आंसर कश्मीर में नीलनाग हो जाएगा। ठीक है, और मणिपुर में जो आपका लोकटक है, ये आपका चापनुमा आर्द्र भूमि है। ये क्या आपका? चापनुमा। ये चापनुमा आर्द्र भूमि है, चापनुमा आर्द्र भूमि है, ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जास्कर, लद्दाख, पूर्वी काराकोरम या धौलाधर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जो जोजिला दर्रा है ये आपका कहाँ है? सभी को पता होना चाहिए। जास्कर ऑप्शन है, दूसरा आपका लद्दाख है, तीसरा आपका पूर्वी काराकोरम श्रेणी है और चौथा आपका धौलाधर श्रेणी। तो बताना है कि जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा जी? सही आंसर हो जाएगा आपका जास्कर श्रेणी। क्या हो जाएगा? जास्कर श्रेणी। ठीक है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? इसका सही आंसर आपका जास्कर श्रेणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जास्कर श्रेणी। ठीक है, ये जो आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जास्कर श्रृंखला में है। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आपका जास्कर श्रृंखला, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आपका जास्कर श्रृंखला में है। ठीक है, और ये आपका श्रीनगर से लेह जाने वाले मार्ग को जोड़ता है। ये आपका श्रीनगर से लेह जाने वाले मार्ग को जोड़ता है। जाने वाले मार्ग को क्या करता है? जोड़ता है। श्रीनगर से लेह जाने वाले मार्ग को जोड़ता है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका जास्कर श्रेणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जास्कर श्रेणी। आगे बढ़ते हैं जी। चलिए, बाणसागर किस नदी पर बनाया गया है? तो बाणसागर महानदी, कृष्णा, सोन, श्रावस्ती। महानदी हमारे छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। टोटल लंबाई 858 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर। हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी है महानदी, है ना। ऑप्शन है कि क्वेश्चन है कि बाणसागर बांध किस नदी पर बनाया गया? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सोन नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा जो आपका बाणसागर है ना, ये आपका सोन नदी पर बनाया गया है, जो कि कहाँ है? आपका एमपी में है। चलिए, अब मैं आप लोग को कुछ प्रमुख बांध के नाम बताता हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ आपको याद करना है। देखो, अगर आपसे पूछेगा आपका हीराकुंड बांध ये कौन सी नदी पर है? तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है। आपसे पूछेगा टिहरी बांध ये कौन सी नदी पर है? तो आपको बताना है भागीरथी नदी पर है। कौन सी नदी पर? भागीरथी। आपसे पूछेगा कलनई बांध ये कौन सी नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। सब पूछा जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा आपका कोयना बांध ये कौन सी नदी पर है? तो ये आपका कोयना नदी पर। ठीक है, आपसे पूछेगा रिहंद बांध, तो रिहंद बांध ये कौन सी नदी पर है? आपका रिहंद नदी पर है। कौन सी नदी पर? आपका रिहंद नदी पर। देखो, हीराकुंड महानदी पर, टिहरी भागीरथी पर, कलनई कावेरी पर, कोयना आपका कोयना नदी पर, रिहंद बांध आपका रिहंद नदी पर है। ठीक है, मेट्टूर बांध पूछेगा तो कावेरी नदी पर है। ठीक है, मेट्टूर, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, मेट्टूर बांध ये आपका कावेरी नदी पर है। ठीक है जी। इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर, याद रखना, इंदिरा सागर बांध है ना, और आपका सरदार सरोवर ये सब कौन सी नदी पर है? ये दोनों आपका नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा कि बाणसागर बांध किस नदी पर? तो आपका सोन नदी पर। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, और भाखड़ा नांगल तो सतलज नदी पे है, सभी को पता होगा। और आपका एक और नागार्जुन सागर जो कृष्णा नदी पर है। ठीक है, भाखड़ा नांगल ये कहाँ है आपका? ये सतलज नदी पर है, और नागार्जुन सागर ये कौन सी नदी पर है? आपका कृष्णा नदी पर है। सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो हीराकुंड महानदी पर है, टिहरी भागीरथी पर, कलनई कावेरी पर, कोयना नदी पर, मेट्टूर कावेरी पर, रिहंद बांध रिहंद नदी पर, इंदिरा सागर सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, भाखड़ा नांगल सतलज और नागार्जुन आपका कृष्णा नदी पर है। तो बाणसागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो आपका सोन नदी पर, जो मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। इसका सही आंसर आपका गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी को आपका वृद्ध गंगा के नाम से या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर भारत की बात करें तो भारत में सेकंड नंबर की सबसे लंबी नदी है। पहला तो आपका गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका गोदावरी नदी जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितना? 1465। और इसका उद्गम आपका
नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से हुआ है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसको वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, सॉरी बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपको रखना है। बाकी याद रखोगे जी, आपको जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम आपका अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है, एमपी से अमरकंटक की पहाड़ी से। कावेरी नदी का जो उद्गम हुआ है सभी को पता होगा कर्नाटक से हुआ है। ठीक है, और आपका और क्या बच गया, महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, सिहावा, धमतरी सिहावा से हुआ है। और महानदी हमारे छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है, सभी को आपको अच्छे से पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी या काली मिट्टी? इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका काली मिट्टी। और इसी काली मिट्टी को आपका कन्हार मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, भर्री मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, दरारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? इसका सही आंसर आपको काली मिट्टी, जिसे कन्हार, भर्री, रेगुर, कपासी, दरारी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं। और काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसमें प्रमुख रूप से आपका कपास, सोयाबीन, चना, इन सभी फसलों को इसमें उगाया जाता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। लाल, उसके बाद देखो जो लाल पीली मिट्टी होता है, ठीक है, यहाँ पास लाल मिट्टी दिया है और यहाँ पास पीली मिट्टी दिया है। तो जलोढ़ मिट्टी को कछारी माटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और याद रखना लाल पीली मिट्टी को हमारे छत्तीसगढ़ में आपका किस नाम से जानते हैं? मटासी माटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? इसका सही आंसर आपको काली मिट्टी, जिसे कन्हार, भर्री, रेगुर, कपासिया, दरारी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से जानते हैं, जिसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कपास, सोयाबीन है ना, और चना, ये सब प्रमुख रूप से इसमें उगाया जाता है। काली मिट्टी में रंग जो काला होता है ना, वो आपका फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश। हिमाचल प्रदेश तो है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, आपका पंजाब नहीं है। अब देखो गंगा बेसिन के राज्य कौन कौन सा है? आपका हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ उत्तराखंड याद रखना है। उत्तराखंड के बाद ध्यान रखना है जी आपका दिल्ली के बाद याद रखना है हरियाणा के बाद आपको ध्यान रखना है आपका यूपी के बाद सीजी के बाद आपका बिहार के बाद आपका झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल। ये सब क्या आपका गंगा नदी बेसिन के हिस्से हैं। ठीक है, बाकी पंजाब नहीं है, तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा? सेकंड ऑप्शन, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये सब गंगा बेसिन के हिस्से हैं, बाकी पंजाब नहीं है। छत्तीसगढ़ में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने श्रीमद जाजले देव और गज शार्दुल की उपाधि खुदी थी? रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजले देव प्रथम या जगत देव? देखो मैं इतिहास से संबंधित क्वेश्चन भी आप लोग को पूरा करा रहा हूँ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जाजले देव प्रथम। ठीक है, जाजले देव प्रथम ने आपका पहली बार सोने के सिक्के जारी किए, जिसमें उन्होंने श्रीमद जाजले और गज शार्दुल की उपाधि उसमें खुदा हुआ था, जो सिक्का था उसमें। और ये जो जाजले देव प्रथम थे, ये कलचुरी राजवंश में सबसे शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, इन्होंने त्रिपुरी की अधीनता को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। इन्होंने जाजलपुर नामक शहर बसाया, जिसे वर्तमान में जांजगीर के नाम से जानते हैं। और जांजगीर में बड़ा विष्णु का मंदिर का भी इन्होंने क्या किया? निर्माण कराया था। और इन्होंने जाजले देव प्रथम ने छिंदक वंशी शासक सोमेश्वर देव को भी क्या किया था? पराजित किया था। इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, जिसका सही आंसर हमारा जाजले देव प्रथम, जो आपका कलचुरी वंश से संबंध रखते थे। रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार नरेंद्र सेन को किसने हराकर उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस किया? ये सब मैंने पूरा इतिहास के क्वेश्चन में कराया है, तो नहीं देखे तो जाकर देखिएगा। व्याघ्रराज, भवदत्त वर्मन, वराहराज या स्कंद वर्मन? तो रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार आपका नलवंशी शासक, ठीक है, नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने क्या किया था? नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया और उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया। ठीक है, याद रखना, ये नरेंद्र सेन आपका वाकाटक वंश से, किससे? वाकाटक वंश से संबंध रखते थे, है ना। और भवदत्त वर्मन आपका नल वंश है। तो आपका रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने आपका नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया और उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था। इस बात को आपको याद रखना है। इसकी जानकारी हमको रिद्धिपुर अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? रिद्धिपुर अभिलेख से। ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। ये सब चीज़ मैंने आप लोगों को कराया हुआ है।
सरबपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी? सरबराज, नरेंद्र राज, सुदेव राज या प्रसन्न मात्र? सरबराज, नरेंद्र राज, उसके बाद आपका सुदेव राज या प्रसन्न मात्र। तो सरबपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रस्तुत की थी? तो आपका प्रसन्न मात्र ने। ठीक है, प्रसन्न मात्र के बारे में ध्यान रखना कि प्रसन्न मात्र ने आपका प्रसन्नपुर नामक शहर को बसाया, जिसको आज हम लोग वर्तमान में मल्हार के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कौन सी नदी के तट पर? तो निडिला नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? निडला नदी। ये कौन सी नदी का प्राचीन नाम है? तो याद रखना है निडला नदी आपका लीलागढ़ नदी का। किसका? लीलागढ़ नदी। ठीक है, निडला नदी लीलागढ़ नदी का प्राचीन नाम है। तो प्रसन्न मात्र जी ने प्रसन्नपुर नामक शहर बसाया था निडला नदी के तट पर और इसी को अपनी राजधानी बनाया, और इन्होंने ही सबसे पहले आपका स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित किए थे सरबपुरी राजवंश से अगर बात करूँ तो। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा, प्रसन्न मात्रा। और इसके जो सिक्कों में ना शीर्ष पेटिका लिपि का प्रयोग हुआ था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में जाने जाते हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, खूबचंद बघेल। सभी को पता होगा किसे छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा, है ना। इसका सही आंसर आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में जानते हैं। इन्होंने आपका 1906 में इन्होंने समित्र मंडल की स्थापना किया था। किसका? समित्र मंडल की स्थापना किया था। 1918 में इन्होंने अपने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाया था। अपने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या ध्यान रखना है? इन्होंने 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया। कंडेल नहर सत्याग्रह का क्या किया? नेतृत्व किया। आपको सभी को पता होगा 1922 में इन्होंने आपका जेल से श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका का प्रकाशन किया। श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका का क्या किया? प्रकाशन किया। तो देखो 1906 में समित्र मंडल की स्थापना किया, 1918 में अपने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाया, 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया, 1922 में आपका जेल से श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका का क्या किया? प्रकाशन किया। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, 1925 में इन्होंने राजिम में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन चलाया था। 1925 में राजिम में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन चला था, और इसी के प्रयासों से ही हमारे छत्तीसगढ़ में गांधी जी आए थे, है ना। और क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में जाने जाते हैं? इसका सही आंसर आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव में बद्राटोला जंगल सत्याग्रह कब शुरू हुआ? जनवरी 1939, अप्रैल 1938, दिसंबर 1939 या सितंबर 1938? तो राजनांदगांव में बद्राटोला जंगल सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो आपका जनवरी 1939 में। कब? जनवरी 1939 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? रामधीन गौड़ द्वारा। ठीक है, रामधीन गौड़ द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा रहा हूँ, पूछे गए हैं एग्जाम में। बिलासपुर में झंडा सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। बिलासपुर में झंडा सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1 जनवरी 1923, 18 मार्च 1922, 15 सितंबर 1924, 31 मार्च 1923। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 31 मार्च 1923, है ना। तो बिलासपुर में झंडा सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 31 मार्च 1923 को, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तिथि को सीधा याद ही करना है, क्या करोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा अरब सागर की शाखा से होती है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा 1300 से 1325 मिलीमीटर है। और तीसरा, छत्तीसगढ़ शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। बताना है कि कौन सा कथन इसमें से आपका सही है। ठीक है, पहला देखो, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा अरब सागर की शाखा से होती है, गलत है। याद रखना, छत्तीसगढ़ में जो 90% जो वर्षा होती है ना, वो बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी हवाओं से होती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। जबकि यहाँ पास क्या बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा अरब सागर की शाखा से होती है, जो कि क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। पहला ही कथन क्या हो जाएगा जो आपका गलत हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होता है, तो पहला गलत। दूसरा, छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा 1300 से 1325 मिलीमीटर है, दूसरा सही है। और तीसरा, छत्तीसगढ़ शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, ये भी आपका सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन, केवल 2 और 3 सही है। इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन, केवल 2 और 3 सही है। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कछारी, डोरसा, कन्हार और गाबर। देखो, छत्तीसगढ़ में याद रखना, लाल पीली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? मटासी माटी। ठीक है, और काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ में? कन्हारी मिट्टी। और दोनों के मिश्रण को, अर्थात मटासी मिट्टी और आपका कन्हारी मिट्टी, इन दोनों के मिश्रण को छत्तीसगढ़ में डोरसा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन, डोरसा हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका डोरसा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। छत्तीसगढ़ में एक स्थान बैलाडीला के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। जो
जो बैलाडीला है वो आपका किसके समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है? मैंगनीज, कोयला, हेमेटाइट या तांबा? इसका सही आंसर आपका हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट। याद रखिएगा। जो आपका बस्तर क्षेत्र में देखा जाए तो आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है, और धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है ना आपका लोहा के लिए फेमस होता है, ठीक है। और दंतेवाड़ा तो आपको, दंतेवाड़ा में बैलाडीला सभी को पता होगा, बैलाडीला में लोहा की खुदाई होता है और वहाँ से उसको जापान में क्या किया जाता है, भेजा जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में एक स्थान बैलाडीला के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है, तो हेमेटाइट के समृद्ध भंडार के लिए जानते हैं। जबकि जो कोयला है, कोयला आपका गोंडवाना क्रम की सैल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और कोयला मुख्य रूप से उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सरभंजा जलप्रपात छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तेल, ईब, कहर और मांड। जो सरभंजा जलप्रपात है ना छत्तीसगढ़ के मांड नदी पर स्थित है। किसमें? मांड नदी पर। और मांड नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? जो आपका मैन पाट से हुआ है। मैन पाट जिसे छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तिब्बतीय शरणार्थियों को मैन पाट में बसाया गया था। तो सरभंजा जलप्रपात छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो मांड नदी पर, और मांड नदी का उद्गम मैन पाट से हुआ है। इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। जहाँ तक मुझे इसकी लंबाई का याद आ रहा है 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैंने सही बोला या नहीं बोला है। मांड नदी का जो लंबाई 155 किलोमीटर है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सी हवा वर्षा का कारण बनती है? उत्तर पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या दक्षिण पूर्वी मानसून? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कौन सी हवा वर्षा का कारण बनती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ की गर्म और आर्द्र जलवायु का एक कारण है? पश्चिमी विक्षोभ कर्क रेखा के समीप है, पर्वत श्रृंखला या मैदानी क्षेत्र? सही आंसर आपका कर्क रेखा के समीप है, ठीक है। जो हमारा छत्तीसगढ़ है ना कर्क रेखा के समीप है। हमारे छत्तीसगढ़ में से आपका 4 जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर, चौथा बलरामपुर, ठीक है। तो कर्क रेखा के समीप होने के कारण छत्तीसगढ़ की गर्म और आर्द्र जलवायु है, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भूतापी ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धमधा, गंडई, तातापानी या खरसिया? तातापानी जो कि आपका बलरामपुर में है, जहाँ गर्म पानी का फव्वारा है, और यही आपका भूतापी ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है, ठीक है। तो भूतापी ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो तातापानी जो कि बलरामपुर जिला में है, जहाँ आपका गर्म पानी का फव्वारा है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, ये क्लास पसंद आया होगा। तो अगर ये पसंद आया तो निश्चित ही इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।